गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज जा रही है सभी को? इज द स्क्रीन विजिबल? क्या स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहा है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। आई इंक्वायर्ड। अब एक बात ध्यान रखना कि इंक्वायर के बाद जब आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ऑफ आता है। वो अक्सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम इंक्वायर्ड के बाद जो है अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर का फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपके आते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन ये ध्यान रखना है। तो मतलब जो प्रॉब्लम है उसके पहले ही आएगा। जैसे आपको पता करना है कि किसके लिए भाई प्रोग्रेस के बारे में पता करना है। ठीक है, तो आपको अबाउट द प्रोग्रेस लिखना पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आएगा कि सर ये यहाँ पे हम क्या करें। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये ऑब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है तो अगर किसी से हम कोई चीज पूछते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली यहाँ सिंपल टू का प्रयोग होगा। ये इंक्वायर्ड के बाद जो अबाउट है वो यहाँ पे आया है और ये किसी पर्सन से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आई इंक्वायर टू हिम है यहाँ, सिंपल सा। ठीक है, लेकिन ये अबाउट जो इंक्वायर्ड वाला है वो ये है। ठीक है, अब आगे ध्यान दें। ही वॉज इंटाइटल्ड टू। इंटाइटल्ड के बाद टू का ही प्रयोग होता है। ये तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो बड़े ही शानदार आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जब एक चीज से कोई दूसरी चीज बनती है, जब एक चीज से कोई दूसरी चीज बनती है तो आप अब किसका प्रयोग करें। अब आप यहाँ आपके सामने देखिए, एक मेड ऑफ है, एक मेड फ्रॉम है। आपके सामने दो सिचुएशन है। अब आप कहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, कहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे। दोनों जगहों पे देखिए टेबल लकड़ी से बनाई जा रही है और चीज जो है मिल्क से बनाई जा रही है। तो एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा रही है। अब एक बात ध्यान देंगे कि आप लोग ध्यान दें, जब किसी बड़े प्रकार का चेंज हो। अब अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा बहुत पहले तो आप लोगों ने फिजिकल चेंज पढ़ा होगा और केमिकल चेंज पढ़ा होगा। ये परिवर्तन जो होता है, तो जो फिजिकल चेंज होता है यानी जहां पे आपको बहुत बड़ा चेंज न नजर आए, उसी की चीज से उसी का कोई चीज बनाया जा रहा है। तो जो क्वालिटी उसमें है सेम वही क्वालिटी दूसरी चीज में है। बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको ऑफ का यूज करना है। और अगर आपको बड़े लेवल पे चेंज नजर आए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा। ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो ये समझना आप सभी को। सॉलिड लिक्विड की बजाय आप ज्यादा बेहतर होगा ये समझे कि जब बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आएगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको फ्रॉम का यूज करना है। और अगर लो लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन नजर आते हैं, ठीक है, जिसमें वो सारी क्वालिटीज रहती हैं, तो अगर आप सिंपल फिजिकल और केमिकल समझ लें तो बहुत आसानी जान जाएंगे। केमिकल में जैसे आप देखिए मिल्क से चीज बनाते हैं, तो मिल्क के गुण जो है चीज में, मिल्क की जो क्वालिटीज हैं वो चीज की क्वालिटी दोनों में डिफरेंट है। एक चीज बिल्कुल अलग प्रकार का पदार्थ बन गया। ठीक है, लेकिन जब आप टेबल बना लो, स्टूल बना लो और जितने बना लो वो सब उसी प्रकार का चीज है, लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। तो ये चीज है। तो यही बेसिकली डिफरेंस है जो आप सभी को ध्यान रखना। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है? बताना है भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो बहुत ही चीजों को लेके क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैं अभी एक इसको चेक कर रहा था डिफरेंस को, तो क्लियरली जो मैं लिखा हुआ वो पढ़ दे रहा हूँ कि मेड ऑफ इज यूज्ड इफ द ओरिजिनल मटेरियल हैज, और इफ द ओरिजिनल मटेरियल हैज नॉट अंडरगॉन अ मेजर चेंज बिफोर बिकमिंग द फाइनल ऑब्जेक्ट। जब फाइनल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल मटेरियल है, अगर उससे बहुत ज्यादा चेंजिंग ना आए तो उसको आप ऑफ बोलेंगे। ठीक है, मेड फ्रॉम इज यूज इफ द ओरिजिनल मटेरियल हैज अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज। अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज मिल रहा है बिफोर बिकमिंग द फाइनल ऑब्जेक्ट, तो ऐसे कंडीशन में आपको फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा।
तो ये है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यस, रिंग को जो है आप गोल्ड से बना रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है ये फिजिकल चेंज होगा और ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपने क्या लिखा, गुजिया इज मेड फ्रॉम खोया। नहीं, ये भी आपने कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। खोया ही तो डाल दिया, क्या उसमें खोया दूसरे प्रकार का लगने लगेगा? लेकिन ठीक है। हम्म। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है कि चेंज ऐसा हो कि पहले प्रकार की क्वालिटीज से दूसरे प्रकार की क्वालिटीज में थोड़ा सा अंतर आए। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें हम बनाते हैं जो आप चेंजेस के तौर पर ले सकते हैं। हाँ, जैसे अभी देखिए आरती गुप्ता ने एक लिखा है कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये सही है, क्योंकि मिल्क की अब क्वालिटीज कर्ड में नहीं रहेगी। कर्ड एकदम ऑल टुगेदर एक अलग प्रकार का पदार्थ बन गया। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मिल्टन? मिल्टन के बारे में, ठीक है, मिल्टन के बारे में जो है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पढ़ते हैं जी, देखते हैं। हाँ, पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बिल्कुल सही है रीता, सही है। चलिए, ही वॉज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा श्रीपति जी। एवरी वन इज ट्राइंग इन देयर बेस्ट पॉसिबल वे। ही वॉज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, ठीक है, और लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। क्या ये बात सही है, बताना आप सभी को। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, ये भी सही है, ठीक है सुचित्रा, बिल्कुल सही है। और सीमा यादव भी पहले लिखी थी पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री, सही था ये। ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम ही होगा, क्योंकि रीजन ये है कि पेपर ऑल टुगेदर एकदम अलग प्रकार, बहुत ज्यादा उसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दें। हिज फादर वाज अ फिजिशियन, क्या यह बात सही है? सारी चीजें आप लोग पढ़ लें। मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल लंदन एंड इन कैम्ब्रिज, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मिल्टन ग्रेजुएटेड इन 1629 एंड टुक एमए डिग्री इन 1632। तो अब अच्छा 61 अभी करा देंगे, डोंट वरी, 62 को कर लेते हैं पहले, अब आ गया तो यहाँ पे पढ़ना है और आपको बताना है कि 62 क्वेश्चन में आपको क्या गड़बड़ी नजर आ रही है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है। तो वास्तव में इनके पिताजी स्क्रीवेंजर थे, इसकी स्क्रीवेनर थे, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। ये फिजिशियन ना होकर यहाँ पे स्क्रीवेनर होगा, ठीक है, तो ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है गलत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 मिस हो गया था, और ये बताना है कि यहाँ पे गाल्सवर्दी से रिलेटेड क्या चीजें मिसमैच है। तो आप सभी को पता है बर्थ प्लेस जो है किंगस्टन सरे है। वाइफ का नाम कैथरीन नहीं, यही गलत हो गया। वाइफ का नाम क्या है जी यहाँ पे, आप सभी को पता है अडा, वाइफ का नाम एडा है। नाम बताएंगे वाइफ का, तो एडा है। और जो है पूरा नाम तो यस, एडा पियर्सन, ठीक है, नेमिसिस पियर्सन, बहुत अच्छा जी। तो ये मिल्टन की वाइफ का नाम जानबूझ के दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। बहुत ढेर सारी चीजें एक साथ देने की कोशिश की गई है, बर्थ प्लेस, वाइफ का नाम, डेथ, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन भी इनको चुना गया था। तो ये बहुत ढेर सारी चीजें हैं इनके जीवन से रिलेटेड जो यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है जी। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस। बताइए किस चीज के मिडिल स्टेज को ये विटनेस कर रहे थे जब ये 1791 में फ्रांस में थे। आप सभी को पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, लेकिन उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन का मिडिल एज चल रहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1791 की समय है जब विलियम वर्ड्सवर्थ वहां पे गए, और आप सभी को पता है कि उस दौरान उनको प्यार हो गया था।
नाम बताना आप सभी को। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लवर थी उनका क्या नाम था जिनसे इनको प्यार हो गया था, यहाँ तक कि उनसे बेटी भी हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश परिवार और समाज के दबाव में शादी नहीं कर पाया। एनेट वेलन, बहुत अच्छा जी। तो एनेट वेलन से इनको प्यार हो गया था। एनेट वेलन का जिक्र भी उन्होंने किया है, जो प्रिल्यूड पोयम आप लोग पढ़ते हैं तो उसके एक बुक में जिक्र भी किया गया है, आप लोग को पढ़ाया गया है। ये आप सभी को बताना, ये आप सभी का होमवर्क है कि किस बुक में एनेट वेलन का जिक्र किया गया है। मैंने अपने उसमें बताया गया है, डॉक्टर का नाम कैथरीन है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आप सभी को बताना है। ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। अरे भैया सी वाज द फैंटम ऑफ डिलाइट, मुनेन्द्र जी, ये एनेट विलेन के बारे में नहीं है, ये अपनी खुद की पत्नी जो है मैरी, है मैरी, क्या नाम है, मैरी हचिंसन के बारे में है। इन 1608 a collection of Shakespeare sonnet was printed by थॉमस थोर। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। सोनेट नंबर 1 to 126 सोनेट जनरली शो अ री इनएक्शन ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग एंड रिच पैटर्न। एकदम सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात सही है? आप सभी को बताना। ऑल सोनेट्स कंपोज्ड इन 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। क्या ये सही है? यस, मैक्सिमम सोनेट जो है वो है, कुछ में गड़बड़ी है लेकिन मैक्सिमम है, जो ठीक है। ये सारे ऑप्शन सही माने जाएंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर और देखते हैं क्या बोल रहा है जी। पिक आउट द अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। आप सभी को मैंने बताया था कि शेक्सपियर के सोनेट को, एक एक सोनेट का जो है आप सभी को वो करना है। नहीं, इट वॉज अ ब्यूटीफुल इवनिंग, ये अपनी बेटी पे है, ये कैथरीन पे है। अब सही है, आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा था कि मम्मी जी को किस पोयम में डिस्कशन किया गया मुनेन्द्र जी। वर्ड्सवर्थ जी की जो कैथरीन की मम्मी है एन वेल, ठीक है, तो उनके बारे में मैं पूछ रहा था कि इनको प्रिल्यूड के किस बुक में जो है डिस्कस किया गया है। दिस इज योर होमवर्क सभी का। आप पिक आउट द अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। आपको बताना है कि ये जो क्रम है यहाँ आप सभी को बताना है। नहीं, कुछ तो अपने लिए होमवर्क आप लोग रखे हैं, है ना। इसी बहाने प्रिल्यूड की वीडियो उठाइए, देखिए, डिस्कस किया गया है। तो आपको क्रम बताना है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कुछ तो बहुत ही फेमस लाइन है, तो आपको बताना है कि लेट मी नॉट। बहुत अच्छा, सीमा यादव के लिए तालियां हो जाए। ये हुआ ना, मन लगा के देखो, कोई पढ़ रहा है। सीमा यादव के लिए तालियां हो जाए। केवल एक पर्सन आप में से जो है ये बताया कि सर ये वाला गलत है। मैंने जानबूझ के ऐसा किया था। आप में से फाइनली किसी एक ने बताया कि सर ये वाला गलत है। ये वास्तव में 1608 में शेक्सपियर का पब्लिकेशन नहीं आया था, 1609 में आया था, लेकिन सब लोग ऐसे बह गए हैं। एक बार तो ध्यान देना है, क्वेश्चन आपके सामने से निकल रहा है। और ऐसे हम गलत कर सकते। अच्छा, विजय लक्ष्मी कह रही मैं कब से बोल रही। चलो कोई बात नहीं विजय लक्ष्मी जी, आपकी बात पे, हाँ, आपका मैसेज आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, स्मिता कह रही 1609 में विद लव्स, ठीक है, लवर्स कंप्लेन पब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही है स्मिता। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं और आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये ध्यान दे। फिर उसके बाद व्हेन इन द क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम, ये ध्यान दे। नॉट फ्रॉम द स्टार्स डू आई माई जजमेंट प्लग, हु विल बिलीव माई वर्ड्स इन टाइम टू कम। आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जल्दी से बताएं, गलत भी हो सकता है, आपको करेक्ट भी करना है। आप सभी को ये इसीलिए दिया गया था कि प्लीज आप लोग थोड़ा मेहनत करें। अब आप में से जितने ईमानदार लोग रहे होंगे वो तो वास्तव में इन सोनेट को सर्च करके कम से कम चेक किए होंगे कि क्या ये पहली लाइन है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो गड़बड़ी कर देते हैं। ये वास्तव में गड़बड़ी है, क्योंकि ये सोनेट नंबर जो पहला वाला ऑप्शन है, ये सोनेट नंबर 116 है। आप में से किसी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि सर सोनेट नंबर 116 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, ये जानबूझ के, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, और कई बार ऐसे भी
लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि ये समय है अपने आप को करेक्ट करने का, ये समय है अपने आप को बेहतर करने का, न कि तुक्का मारने का। तुक्का मार के क्या सीखोगे? अब देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका सही हो गया, उसके बाद विचार ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया कि नहीं कुछ गलत भी हो सकता। भाई आप चारों कम से कम सोनेट तो एक बार पढ़े होते तो आपके तुरंत वहां लिखा हुआ आता है, भैया ये तो सोनेट नंबर 116 है, तब तो आपके मन में प्रश्न आता। तो भाई प्लीज मेहनत करें आप लोग, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन तो बी है, लेकिन जो पहला इसमें करेक्शन है ये सोनेट नंबर 1116 वन, ठीक है, 106 116 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, और देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉन्ग एंड इट्स वर्क इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे देखना है कि ये सॉन्ग आया है, बहुत जानबूझ के क्वेश्चन लाया गया है ताकि आप चीजों को सीखें। तो ये सॉन्ग है, आपको बताना है कि ये शेक्सपियर के इस वर्क में ये सॉन्ग है कि नहीं। आई वॉज अ लवर एंड हिज लेस, आपको देखना है पहला। फुल फैदम 5, ठीक है, दाई फादर लाइज, आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस लाइन है टेम्पेस्ट की, एकदम सही बात है। ओ मिस्टेस माइन, ठीक है, विलो सॉन्ग ओथेलो का है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। मिस्टेक इसमें क्या है? तो ये जो ओ मिस्टेस माइन है, वास्तव में ये 12th नाइट की लाइन है, मिस्टेक यही है, ये 12th नाइट की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये फेस्टे की लाइन है। ठीक है, तो प्लीज आप सभी से मैंने बार बार कहा कि कितना इंफॉर्मेशन भरने की कोशिश की गई है, आप लोग रट्टा क्यों मार रहे हैं? वाई आर यू डूइंग सच काइंड ऑफ मिस्टेक? ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं, ओनली फॉर न क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन यू ऑल, ताकि आप कम से कम ये, भाई पहली लाइन है, आपका कर्तव्य क्या था? जब आपको पता चला ये सॉन्ग है तो आपको ये पूरा पूरा सॉन्ग वहां पे ढूंढना था। ठीक है, अपनी कॉपी में पूरा पूरा सॉन्ग जो है कम से कम 4-5 लाइन इसका सुनते। यूट्यूब पे आप डालोगे ये सॉन्ग आपको मिल जाएगा गाते हुए, फुल फैदम 5 का आप सॉन्ग डाल के देख लो यूट्यूब पे, इतना शानदार, एक नहीं कई वर्जन मिलता है, विलो सॉन्ग के कई वर्जन मिलते हैं यूट्यूब पे। प्लीज आप लोग अपने इस कार्य को खेल की तरह लो, इसमें जितना इंटरेस्ट ले सकते हो, जितना अपने आप को डुबा सकते हो उतना डुबाइए। अदरवाइज एक बात तो समझ लो कि ये ऊपर ऊपर रट्टा मारने वाले लोग, अगर पेपर कठिन आएगा तो सब बाहर हो जाएंगे, अभी बता दे रहा हूँ। इसलिए जो है प्लीज आप लोग को इतना मेहनत करके ये चीजें दी जा रही हैं, इसको गवाइए नहीं, मेहनत करके प्लीज इसे नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, आप लोगों से, अगर आप लोग कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने पढ़ाई में, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इट वॉज अ लवर एंड हिज लैस, ये आप एक बार यूट्यूब से सुनिए कि वो कैसे गा रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको गाइए, अपने तरीके से गाइए, रिकॉर्ड करिए, ग्रुप में भेजिए, हमारी प्रशंसा लीजिए। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, अपने इमोशनल वॉइस में इसको गाइए। आप देखिए शेक्सपियर से आप इस कदर जुड़ जाएंगे कि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, वो उत्साह आ जाएगा कि आप मन करेगा कि मैं शेक्सपियर के हर प्ले को पढ़ जाऊं, कितना ज्यादा डीपर लेवल पे चला जाऊं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा घुमाना है। जो आप गाना गाते हो, जीता था जिसके लिए मरता था, या फिर आप ये सब गाने आजकल गाते हो, हाँ, मैं नहीं तो कौन बे, हाँ, ये सब जो गाने गा रहे हो आप लोग अलग अलग तरीके से, जो मॉडर्न लोग हैं वो लोग ये सब गा रहे हैं, और जो बहुत प्यार भरे गाने अलग अलग तरह से आप लोग गाने गाते हैं, अरे उन गानों की बजाय ये गाना गाओ ना, थोड़ा कुछ समय के लिए अपना रूटीन बदलो। फुल फैदम 5 द फादर लाइज, इसको गाइए, आप लोग रिकॉर्ड करिए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा करिए भाई, इससे बहुत मजा आने वाला है। आनंद आ जाएगा। 67 की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा ये करेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, एकदम सही बात है। सम क्रिटिक्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इंटरचेंजेबली, ठीक है, विद द टर्म इंटीरियर मोनोलॉग, एकदम सही बात है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने यूज किया था? विलियम जेम्स ने। और कहाँ यूज किया था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक में यूज किया था। ये जो टर्म है, वास्तव में इसको क्वाइन करने का जो है श्रेय जाता है
वो टीएस इलियट को नहीं जाता, ये ये टीएस इलियट को क्वाइन करने का इसका श्रेय नहीं जाता है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक अमेरिकन पेंटर एंड पोएट हैं जिनका नाम है वाशिंगटन एल्स्टन, इनको जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लें आप, वाशिंगटन, ठीक है, एल्स्टन, ठीक है, ये नोट कर लें आप, वाशिंगटन एल्स्टन, इनको श्रेय जाता है। तो इनका नाम आपको नोट करना है, इन्होंने इसे क्वाइन किया था। ठीक है जी। और प्रोलेटेरियन जो नावल होता है उसका थीम हमेशा ये वर्किंग क्लास पे बेस्ड करके होता है। ठीक है, तो ये भी है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं, देखते हैं कि विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर इसमें करेक्ट नहीं है। तो अब ध्यान दें यहाँ पे, देखते हैं, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये आपको पेयर देखना है यहाँ पे, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वन। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार फ्रेज है ये। टू अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, ठीक है, द सेम चांस, ठीक है, एज अदर पीपल टू डू समथिंग, ठीक है, अ पाइप ड्रीम, अ प्लीजेंट ड्रीम, टू बी इन एबेंस इन सस्पेंस। अब आपको पकड़ना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वास्तव में यहाँ पे सी वाला इनकरेक्ट है। अब पाइप ड्रीम का मतलब प्लीजेंट ड्रीम नहीं होता है, ठीक है, एक ऐसा ड्रीम होता है जो इम्प्रैक्टिकल होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकल और इमेजिनरी ड्रीम को हम पाइप ड्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, तब जाके इतने फैक्ट दिए गए हैं ना कि आपको थोड़ा सा काम और थोड़ा सा इससे रिलेट करके जो चीजें आपने पढ़ लिया, जैसे मैंने अभी बताया सॉन्ग है तो सॉन्ग को तैयार करो, तो इस तरह से फिर आनंद आ जाएगा। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, टू गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर में जाना क्या होगा भाई, टू गेट इनटू ट्रबल, एकदम सही बात है। टू बी रोलिंग इन मनी, वेरी रिच, एकदम सही है भैया। अ लेडीज मैन, ये गड़बड़ हो गया, अ वुमेन टेलर नहीं, अ वुमेन टेलर नहीं होगा। अगर कोई लेडीज मैन है तो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि वुमेन की कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है, महिलाओं औरतों के बीच में रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अ लेडीज मैन का मतलब यही हुआ। ठीक है, अ लवर ऑफ वुमन कंपनी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। ठीक है, इफेमिनेट कह सकते हो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। अच्छा, श्रीपति जी कह रहे हैं वेरी अटेंटिव मैन टू मैन, ठीक है जी। 19, ठीक है जी। ए कार्ड टू, तो ए कार्ड टू का मतलब क्या होगा, टू प्रोवाइड, ठीक है जी। आईली टंग का मतलब फ्लैटरी। हार्स नोज्ड गड़बड़ हो गया, हार्स नोज्ड, हार्ड नोज है जिसका, यानी जो पर्सन जो है बहुत जल्दी जो है खुश नहीं होता है, उस व्यक्ति को हार्ड नोज्ड बोलते हैं। यानी टफ एवं अग्रेसिव, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए तो टफ एवं अग्रेसिव, उसको हार्ड नोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है जी, एड अप, एड अप का मतलब टू मेक सेंस, कॉल बैक का मतलब टू विथड्रा, ब्रिंग राउंड का मतलब टू मेक समथिंग सर्कुलर। अब यही गड़बड़ हो गया, ब्रिंग राउंड का मतलब टू मेक समथिंग सर्कुलर नहीं होता है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होगा। अगर ब्रिंग राउंड का मतलब ये होगा टू इन्फ्लुएंस, अपने अगल बगल सब कोई अपने गोले में अगर मैं किसी को लाना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि मैं इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस समबडी टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने तरीके से यदि किसी को इन्फ्लुएंस करता हूँ तो इसका मतलब आई एम ब्रिंगिंग, ठीक है, राउंड टू सम। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं, देखते हैं। कंसीडर द गिवन पेयर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ये देखना है और बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो अब ध्यान दें यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्लिगेटरी का रिक्वायर्ड एकदम सही है, और एबेंडन का मतलब यही गड़बड़ हो गया। अब ध्यान दें, ऑब्लिगेटरी रिक्वायर्ड सिनोनिम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। एबंडन का मतलब क्या होता है, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, और चेरिश का मतलब उस चीज की इच्छा करना। तो इसका मतलब ये तो सिनोनिम है, लेकिन ये सिनोनिम नहीं है, ये एंटोनिम है। एबंडन का मतलब ऐप जोर होगा, लीव होगा, ठीक है, लेकिन ये चेरिश है, उसको चाहना हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंटोनिम हो गया। अब ध्यान दें, सिनोनिम एंटोनिम। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का मतलब
ठीक है, यानी कोई चीज जब आप न चाहें, ठीक है, बिना किसी प्लान के जब होता है तो उसे इम्पेचुअसली बोलते हैं। तो ये डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, सोच विचार कर, रिफ्लेक्टिव मतलब सोच विचार कर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये फिर एक तरह से फिर यहाँ पे क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो ये दो ऑप्शन आपके फिर ये एंटोनिम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेबुलस का मतलब क्लाउडी, एकदम सही है। सिनोनिमस है। रैत का मतलब रेज, एकदम सही है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे पहला, चौथा और पांचवा एंटोनिमस है, वो सिनोनिमस है, वो कोई ऑप्शन है नहीं। तो दूसरा और तीसरा एंटोनिमस है, ये ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा जी, बी 1, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सबको समझ में आ रहा है? तो बी वाला एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एबंडन है, ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है आपका इम्पेचुअस, ये दोनों जो है एंटोनिमस का इनका कनेक्शन है, इसीलिए ये होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको एक बार में 10 और 5 15 वर्ड्स सिखाने की पूरी कोशिश की गई है। पूरी कोशिश है कि आप ज्यादा ज्यादा सीखो, आपके दिमाग का दही बन जाए, ये पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है भैया। ध्यान दें। इन 1892 गाल्सवर्दी 90 गाल्सवर्दी कॉल टू द बार बट नेवर प्रैक्टिस। इनको मौका तो मिल गया, ठीक है, बार में पहुंचने का। बार का मतलब समझते हैं आप लोग, न्यायालय, जहां पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, वकील वकालत की पूरी डिग्री थी, पहुंचे भी, लेकिन इन्होंने कभी वकालत की प्रैक्टिस नहीं की। कोर्ट तो पहुंच गए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। ओके। गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन द ड्रामा टू बी फाउंड इन इंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, एकदम सही है। राइटर ऑफ द बुक गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक, ये भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी विल बी द राइट वन हियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं और देखते हैं। Which of the following statement is not correct? Milton's Lycidas is a pastoral elegy composed in 1637 and published in 1638 along with 35 other poem. क्या बात सही है? Yes. The total number, the total lines in Lycidas, total lines यहाँ पे होगा कि लिसिडस में टोटल लाइन कितनी है भैया, 183 नहीं है, गड़बड़ हो गया, 193 है। ठीक है, तो ये गड़बड़ है। एड्रेस टू द कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग, एकदम सही है जी। पैटिसन सेड दैट लिसिडस हैज ब्रॉट द हाई वाटर मार्क ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये भी सही है। तो कितनी बेहतरीन फिर कोशिश है। बेहतरीन कोशिश ये है कि लिसिडस के कई पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है आप सभी के लिए। ठीक है, कि किसको डेडिकेट किया गया था, किस बढ़िया, इनके बारे में क्या क्रिटिसिज्म, क्या स्टेटमेंट है, कब पब्लिश हुआ, कब लिखा गया, एवरीथिंग क्या है, एलजी है ये। कोशिश तो पूरी है इधर से, पता नहीं आपको कितना याद कर रहे हैं, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक तो 2 महीने से टेस्ट चल रहा था, सब रट गया होता आपको, कोई बात नहीं है। शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, क्या बात है, क्या बात है, कितनी शानदार लाइन है। ये आप सभी को पता है कि ये टिंटन अभी की लाइन है। किसकी लाइन है जी? टिंटन अभी की लाइन है। और ये जो लाइन है, ये टिंटन अभी की लाइन है। और ये कहाँ पे? नो नो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। टू हिज सिस्टर, प्रीति शुक्ला के लिए तालियां हो जाए। टू हिज सिस्टर, आप ध्यान रखना, यहाँ पे सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स, निश्चित रूप से टिंटन अभी की नहीं, प्रोबेबली टू हिज सिस्टर की लाइन है। आप लोग एक बार फिर इससे चेक करेंगे। और ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है, उसकी बहन के लिए कहा गया है। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान रखें, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि प्लीज आप लोग एक काम करें, डोरोथी वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कई पोएम्स ऐसी हैं जहां पे उन्होंने अपनी बहन को एड्रेस किया है। तो प्लीज आप लोग उन पोएम्स को देखें। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लिया करें इन पोएम्स को। थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप लोग एक बार चेक कर लेना प्लीज। ठीक है, कि ये किस पोएम की एग्जैक्ट लाइन है, और इसको जरूर नोट कर लें आप लोग कि ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ को विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस किस पोएम में एड्रेस किया है।
ये पॉइंट नोट कर लें और इसे जरूर आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरी पोयम को पढ़ेंगे तो वहाँ एकदम क्लियर आपको हो जाएगा, मैंने वहाँ बताया भी है कि किस किस पोयम में डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं, 76 की ओर चलते हैं, वो देखते हैं। कुछ आप लोग को मैं होमवर्क जानबूझ के बार बार दे रहा हूं और रीजन सिर्फ इतना ही है, ठीक है। बहुत अच्छा स्मिता, सीमा यादव बता रही हैं द स्पैरो नेस्ट में जो है अपनी उनकी बहन को जो है इन्होंने एड्रेस किया है। स्मिता सिंह बता रही हैं कि इन बटरफ्लाई में भी किया है, एकदम सही है स्मिता। बटरफ्लाई में अपनी बहन को इमेलाइन बोला है, एकदम सही है, ठीक है। रुचि कुमारी कह रही टिंटन अभी में माय डियर डियर सिस्टर बोला है, एकदम सही बात है। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है कि आप लोग इतना बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। रीता चौधरी कह रही हैं द स्पैरोज नेस्ट में ये लाइन है, ठीक है। बहुत अच्छी कोशिश है, आप सभी लोग कम से कम उन पोयम के एग्जैक्टली उन पोयम्स के नाम बता रहे हैं, इस बात से मैं खुश हूं जहां जहां उनकी बहन को डिस्कस किया गया है। तो बटरफ्लाई स्मिता सिंह ने बोला, यस। और सबसे बड़ी चीज इम्मे लाइन, जब मैं इस पोयम को पढ़ा रहा था बटरफ्लाई, तो मैंने बताया भी था आप सभी को कि आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि इम्मे लाइन जो है करके जो है किसको बोला गया है, तो ये अपनी बहन को ही करते हैं। और अब लगभग आप लोग एकदम क्लैरिटी पे आ गए हैं कि स्पैरोज नेस्ट की ये लाइन है, बिल्कुल सही है जी, ठीक है, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला है, हु कोटेड दिस लाइंस अबाउट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में ये बात किसने कही, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ द ट्रेजेडी, यानी प्लॉट को सबसे नंबर वन पे माना है और ट्रेजेडी का सोल माना है। एंड कैरेक्टर्स होल्ड द सेकेंड प्लेस, और जो कैरेक्टर है वो सेकेंड प्लेस रखता है। 76 नंबर क्वेश्चन छूट गया, अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताएं कहाँ की बात है ये भाई, तो ये एरिस्टोटल महोदय ने कहा है और किस बुक में कहा है, पोइटिक्स में कहा है, तो ये याद रखना है, ठीक है। ये कई बार अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लॉट को कौन सा जो है स्थान प्लेस देते हैं, तो प्लॉट हमेशा फर्स्ट है और कैरेक्टर को सेकंड प्लेस देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ध्यान दें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है जी, ध्यान दें। अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड फ्लैट, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है जी। अ कैरेक्टर हु चेंजेस एंड डेवलप्स इन कोर्स ऑफ द नॉवेल इज नोन एज राउंड कैरेक्टर, एकदम सही है, राउंड या डायनेमिक, एकदम सही है। ईएम फ्रोस्टर इन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, ये बुक का नाम है, ध्यान रखना, ये बुक का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, ठीक है। इस बुक को लिखा है ईएम फ्रोस्टर ने और इन्होंने इसमें ये दोनों टर्म इंट्रोड्यूस किया है, फ्लाइट एंड राउंड करेक्टर, एकदम सही बात है। बहुत ही शानदार जानकारी देने की कोशिश की गई है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये भी एक बहुत ही फेमस बुक है नावल की, नावल के क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, कि हु हैज रिटन एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, तो किसने लिखा, ईएम फोस्टर ने, ठीक है। डायनेमिक और फ्लैट करेक्टर के बारे में आपको जानकारी पता ही चल गई। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन आपको चीजें यहाँ बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इपिक, इसमें से कौन एक इपिक नहीं है, ठीक है जी। अब आप बताएंगे कि इसमें से कौन एक इपिक नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन एक इपिक नहीं है। अब आप लोग इपिक वाला चैप्टर यदि पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली लेने की कोशिश की गई है एमएच अब्राहम से। जब इपिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो द वांडरर ये जो है एक इपिक नहीं है, और वांडर किसके द्वारा लिखा गया है ये आप सभी को बताना होगा कि हु हैज रिटन द वांडरर, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत अच्छा जी। तो यही सब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में केवल यही पूछा जा सकता है कि हु हैज रिटन द वांडरर। कई बार ऐसे वर्क जो आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं वो पूछ देता है और हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी। अब आपका दूसरा काम यह है कि ये आप ही को काम करना है, यस वांडर एक वर्स ड्रामा है, अच्छा ये आप ही सबको ये काम करना है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि ये सारे वर्क लिखे किसने हैं। जब आप अगर ऑप्शन दे दिया जाए, मैं बार बार कहूंगा कि आप ऑप्शन पे भी काम करना शुरू करिए, बहुत अच्छा। रीता चौधरी ने एक बात यहाँ पे अभी क्लियर किया कि ईएम फॉस्टर ने जो है मुल्क राज आनंद का जो अनटचेबल है उसका प्रीफेस भी लिखा है, एकदम सही बात है रीता, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 और देखते हैं जी
क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? इलियड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, इलियड को सबसे पहले जो है किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? तो बिल्कुल आप सभी को बताना है कि इलियड को सबसे पहले जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले पर्सन का नाम कौन है? पोप नाम। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं और देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में कौन सा सेंटेंस आपको सही नहीं लगता है? द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा, नहीं गो टू सिनेमा। एक्चुअली सिनेमा की ओर जाते हैं जब कोई प्लेस होता है, ठीक है, तो टू का प्रयोग करते हैं, तो यही यहाँ पे गड़बड़ी है, गो टू सिनेमा है, ठीक है। अब बाकी जो है आपके सही है। सम पर्सन गेट्स जॉब इवन इफ दे आर नॉट वर्दी, एकदम सही है। दिस बुक डील्स विद, ध्यान दो, देखो डील्स विद वर्दी ऑफ, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बताने की कोशिश की गई है, तो वर्दी के साथ आप का प्रयोग होता है, डील्स के बाद टू का प्रयोग होता है, मूविंग के बाद भी टू का प्रयोग होता है। और आगे ध्यान दे, द डिबैकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स ऑफ, एडमिट्स के बाद ऑफ का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन बताने की कोशिश की गई है जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि सबमिट के बाद क्या प्रयोग करोगे? एडमिट के बाद आपने आप प्रयोग किया, तो सबमिट के बाद क्या आप प्रयोग करोगे? बहुत अच्छा जी, टू प्रयोग करोगे, बहुत अच्छा, तालियां हो जाएगी। सीमा यादव, रुचि कुमारी, स्मिता सिंह, अनीता पांडे, रीता चौधरी, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। राजकुमार जी, श्रीपति जी, मुनेन्द्र जी, छाया जी, अंजलि, सतीश कुमार, बहुत अच्छा ट्राई है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 81। यहां ध्यान दें, ठीक है, एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ठीक है, वो भी सही है, सिचुएशन है ना। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रीपोजिशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रीपोजिशन के बारे में नहीं, गलत है, बताना है। सॉरी, एडवर्ब के बारे में इसमें से कौन सा गलत है, पढ़ते हैं जी। एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस समटाइम मॉडिफाई द होल सेंटेंस रेदर देन एनी पर्टिकुलर वर्ड, एकदम सही है। अगर एडवर्ब शुरू में आ जाएगा तो पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, न कि एक वर्ड को करेगा, एकदम सही बात है भैया। दूसरा ऑप्शन है कि व्हेन एडवर्ब रिलेट्स आर रिफर्स बैक टू एंटीसीडेंट इट इज कॉल्ड सिंपल एडवर्ब, ये गलत हो गया भैया। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, ठीक है, अगर हम कोई भी, दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्स, तो यहाँ पे जो वेयर से पहले आपको आ रहा है ये एडवर्ब भी है, ठीक है, दिस इज द प्लेस, लेकिन यहाँ द प्लेस आ रहा है। तो ध्यान दे कि जब इस तरह से आपको एडवर्ब आएगा कि उससे पहले आपको कोई एंटीसीडेंट मिलेगा, तो वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, न कि सिंपल एडवर्ब कहलाएगा, ध्यान देना है। सिंपल एडवर्ब यूज टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, एकदम सही बात है जी। तो यहाँ पे बी आंसर गलत होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सीमा यादव, ठीक है जी, बहुत अच्छा। 82 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चेंज इनटू पैसिवाइज, पैसिवाइज में चेंज करना है। द कर्ड स्मेल्ट सो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, ये कर्ड स्मेल्ट, ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पास्ट में है, तो द कर्ड वाज सो व्हेन इट वाज स्मेल्ट, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। सीधे सीधे मार सकते हैं, सी आंसर विल बी द राइट वन। ठीक है, ये इस तरह का एक पैटर्न है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न पे बनते हैं। जैसे आप ये कहते हैं द टी टेस्ट, ठीक है, स्वीट, तो द टी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है जी। नहीं, ध्यान दे, एक्चुअली इज अगर आपका वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको जो आप यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, वो वाज, देखो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है, स्मेल्ट है, तो स्मेल्ट होगा तो इसका मतलब जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट में जाएगा, व्हेन इट वाज स्मेल्ट। और जो वाज स्मेल्ट है ये आपका जो है, ये स्मेल्ट यहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से अगर आपने बोला कि द टी, ठीक है, टेस्ट स्वीट,
तो ऐसी कंडीशन में आप देखो ये प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, द टी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बहुत अच्छा जी, द रोज इज स्वेट व्हेन इट इज, गड़बड़ है। ये लर्न इंग्लिश विद डीके सर कौन है, द रोज इज स्वीट व्हेन इट वाज स्मेल्ट। एक प्रेजेंट एक पास्ट में नहीं हो सकता, तो आपको ये लिखना पड़ेगा द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट सॉरी व्हेन, ठीक है, व्हेन इट इज स्मेल्ट। और यहाँ तो आप लिखो द रोज वाज स्वीट व्हेन इट वाज स्मेल्ट। ठीक है, लेकिन ये चूंकि आपको प्रेजेंट में बनाना सही रहेगा, क्योंकि सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो पास्ट में बनेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे ब्रेव वेल डन प्लेयर्स, ये है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और आपको अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, तो जब ब्रेवो वगैरह आता है ना, ये ब्रेव नहीं है, ब्रेवो होगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें यहाँ पे, द स्पेक्टेटर्स अपलाडेड द प्लेयर्स। जब भी ब्रेवो आता है तो बेहतर होगा आप अपलाडेड करो। ठीक है, और क्या कहते हुए अपलॉड किया, दैट दे हैव डन वेल। ठीक है, तो वेल डन है ना, तो दे हैड डन वेल, क्योंकि ये पास्ट में सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, तो इसलिए ये भी हैड हो जाएगा, तो दे हैड डन वेल। अब ध्यान दो, मैंने आपसे बोला था कि कई बार जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वहां पे वर्ब नहीं पता चलता है, तो वर्ब आपको अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एज्यूम कर लेना है कि ब्रेव ब्रेव वेल डन प्लेयर्स, यानी यू हैव वेल डन, तो यही हो जाएगा दे हैड वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंक्चुएशन देखना है, और सेलेक्ट द इनकरेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। अब आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्टली पंक्चुएटेड है। इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली, ठीक है, फॉर्म्ड एन अलायंस, एकदम सही बात है जी। वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, चीयरफुल एंड सीरीन, एकदम सही है। द विंड बीइंग फेवरेबल, द स्क्वाड्रन सेल्ड, एकदम सही है। लास्ट देखते हैं, पॉल द पास्टल वाज बी हेडेड इन द रेन ऑफ द निग्रो, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब भी आप एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, ध्यान दें, यहाँ केस इन अपोजिशन का प्रयोग है, तो केस इन अपोजिशन में दोनों तरफ लगता है, तो पॉल द पास्टल दोनों तरफ लगेगा ये, तब जाके बनेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। 85 पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं जी क्या बोल रहा है। विच प्ले इज नॉट विच प्ले इज नॉट द अर्ली कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, इसमें से कौन अर्ली कॉमेडी नहीं है। तो आपको पता है जो विंटर्स टेल है, ये एक ऐसा प्ले है जिसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। विंटर्स टेल को किस कैटेगरी में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, ड्रामेटिक रोमांसेस, इसको रोमांसेस की कैटेगरी में रखा जाता है, लेट रोमांसेस। तो जितने भी लेट रोमांसेस हैं ये लेट में लिखे गए, नाम में ही लेट, यानी ये लेट में लिखे गए थे। जैसे विंटर स्टेल हो गया, टेम्पेस्ट हो गया, ठीक है, और बताएं पेरिकल्स हो गया, ठीक है, सिम्बेलिन हो गया, तो ये सब लेट रोमांसेस में रखे जाते हैं। रीजन सिर्फ यही है क्योंकि ये लेट में लिखे गए थे और ये रोमांस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें जो है जो एक्ट्स हैं वो सीन में डिवाइड होते हैं, न कि प्लॉट में, तो यही गड़बड़ी है, क्वेश्चन पहले हो चुका है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, और ये देखते हैं। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा लेक्चर्स को तो वहीं से है, क्रिटिसिज्म है। जॉन ड्राइडन ने है शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये बात जो है ड्राइडन ने कही है, क्या ये बात सही है, एकदम सही है। शेक्सपियर प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रीव, जो टेमिंग ऑफ द श्रीव हैज बीन कॉल्ड लो रोमांटिक कॉमेडी, इसको लो रोमांटिक कॉमेडी बोला गया है, और 12th नाइट को हाई रोमांटिक कॉमेडी बोला गया, एकदम सही बात है। लव्स लेबर लॉस्ट जो है ये लिली की इमिटेशन में लिखा गया है। आप लोग यदि जो बुक है आप सभी की लिट चार्ट्स मैंने दिया है, एकदम क्लियरली वहां पे मेंशन भी किया गया है।
तो ये भी सही है। द सेटिंग ऑफ द प्ले, जो विंटर्स टेल की सेटिंग है वो सिसिलिया है, बोहेमिया है, ये भी सही है। तो आप लोग बताइए क्या इसमें कोई गलत है? गलत भी हो सकता है, यू हैव टू टेल, क्या इसमें कोई बात गलत है? जल्दी से बताना है। क्या सारे करेक्ट हैं कि कोई गड़बड़ भी है? तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं सारे सही हैं, ये आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं और देखते हैं। बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी। ठीक है, तो ये जो है किस शेक्सपियर, सॉरी, गाल्सवर्दी के किस वर्क को कनेक्ट करता है? तो ये वास्तव में जो लाइन है ये गाल्सवर्दी के फ्रॉम द फोर विंड से लिया गया है। ठीक है, बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी, तो ये फ्रॉम द फोर विंड से है। देखिए गाल्सवर्दी वाले में तो मैं आप सभी से कहूंगा कि गाल्सवर्दी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। और जो क्वेश्चन, चूंकि गाल्सवर्दी पे मार्केट में बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, जो टीचर भी आपसे पूछने आएगा उसके पास भी बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितने क्वेश्चन गाल्सवर्दी को हम बता दे रहे हैं, जितने डिस्कस कर देना है, जितने क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बस इतने क्वेश्चन तैयार कर लो। और जितने मैंने लेक्चर्स लिए हैं, जितने आपको एमसीक्यू कराए हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ईमानदारी से बस इतना कर लो। गर्ल्स वर्दी को लेके तो चिंता ही मत करो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस, तो गर्ल्स वर्दी को सीधे सीधे आप लोग रख लीजिए, जहां से मुझे फैक्ट मिल रहा है, जहां से चीजें मिल रही हैं, हम लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए गर्ल्स वर्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। विच एंजल इज नॉट मेंशन्ड, कौन सा एंजल मेंशन नहीं है मिल्टन के लिसिडास में? लिसिडास में कौन सा एंजल को मेंशन नहीं किया गया है? तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो है डोमिनस जो है, ये जो है डोमिनस इसको बोलेंगे, तो ये जो है वास्तव में मेंशन नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, अगर आप लिसिडस को पढ़ते, मैंने बहुत बढ़िया से लिसिडस को पढ़ाया था, सारे जितने भी उसमें अलूशंस आए थे सब आपको बताया था, कहा था भैया प्लीज इसे देख लो। तो ये तीनों वहां पे जिक्र किए गए हैं। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लिसिडस को आप जितने भी उसमें अलूशंस आए हैं अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी प्रकार पैराडाइज लॉस्ट, कम से कम बुक 1 में जितने भी अलूशंस आए हैं उनको जरूर तैयार कर लें। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आप सभी से पहले भी बोला कि डिस्कशन के दौरान इतना ज़्यादा समय नहीं है कि एक एक ऑप्शंस को मैं आप सभी से डिस्कशन कर सकूं। जितना मुझे कोशिश में कर पा रहा हूं कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि आज तीसरा दिन है, सॉरी शायद आज चौथा दिन है डिस्कशन करते करते। तो आप सभी को अपने लेवल पे भी काम करना है, अपने लेवल पे काम करना है कि अगर मैं क्वेश्चन जानबूझ के कठिन बना रहा हूँ, हर ऑप्शन को एक फैक्ट वाला बना रहा हूँ, तो आपने अपने लेवल पे क्या किया, वो आपको अपने लेवल पे प्रयास करना है। आप मेरे लेवल पे ये ना सोचे कि मैं आपको एक एक चीज जो है, एक एक फैक्ट को बताऊंगा, वो तो आपको प्रयास करना है। पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा मेन कोशिश ये होगा, हालांकि मैं उस कोशिश से बहुत आगे जा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि डाउट क्लियर किया जाएगा किसी भी क्वेश्चन में हो, लेकिन मैं डाउट क्लियरेंस से भी बहुत आगे जा रहा हूँ, और जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो जैसे ग्रामर के क्वेश्चन जहां जरूरत पड़ रही है वहां एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वोकेबलरी में जितनी चीजें हो रही है, मेरा मेरा प्रयास सिर्फ यही कि मैं आपको हर एक चीज बता सकूं कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था, कैसे चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो आप लोग आलसी बिल्कुल भी मत बनिएगा, ये मत सोचिएगा कि बस सर ने जो डिस्कशन कर दिया इतने पे ही हम काम खत्म कर दें। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑप्शंस पे आपको काम करना है। जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, जितनी भी चीजें दी हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ इसको रटना ही नहीं है, बल्कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की मांग कर रही हैं। जैसे यही वाला आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की मांग कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि ये जो चारों ऑप्शन हैं इनको आप कम से कम एक बार जरूर, ये जो लेक्चर है लिसिडस का, वहां जाएं, वहां से समझने की कोशिश करें। अगर वहां भी आपको ना मिले तो आप कम से कम इसको ये कोशिश करें कि इंटरनेट पे सर्च करें और आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको नोट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 90 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है जी? द एक्सकर्सन कंसिस्ट ऑफ 9 बुक्स इन ब्लैंक वर्स। एकदम सही बात है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1816 में, 1814 होगा।
ठीक है, 18 16 ना होगा क्या होगा, 18 14 होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। लेकिन फिर इंफॉर्मेशन और ज्यादा यहाँ पे दिया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है कि इन दिस बुक वर्ड्सवर्थ वाज क्रिटिसाइज्ड इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसॉल्वेंट, ठीक है, दिस विल नेवर डू, ठीक है। तो ये एक्चुअली विकीपीडिया पे एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, दिस विल नेवर डू, ठीक है। एडिनबर्ग रिव्यू में इनको क्रिटिसाइज किया गया था, तो ये लाइन हमने यहाँ से ली है। और द एक्सर्शन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ के पोइटिक जीनियस का डिक्लाइन किस पोएम से माना जाता है, तो वास्तव में यही वो पोएम है। कहा जाता है कि इसके पहले की जो पोएम्स है वो उसी में, जो इसके बाद की पोएम लिखी गई उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है और न बहुत ही बेहतरीन पोएम हो इसके बाद वो लिख पाए एक्सकर्सन के बाद। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये फिर एक बहुत बेहतरीन कोशिश की गई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ कनेक्ट किया गया है। एंड स्टॉप्ड का मतलब क्या होता है, जो पोइट्री होती है, जो स्टैंजा होती हैं, उनकी जो लाइंस होती है एंड स्टॉप्ड लाइंस होती हैं। तो एंड स्टॉप्ड का मतलब एंड विद द लाइंस, ठीक है। यानी जब कोई पोएम की लाइन जहां पे खत्म हो, अगर वहीं पे उसकी सेंस भी खत्म हो जाए, मीनिंग खत्म हो जाए, तो इसका मतलब वो एंड स्टॉप लाइन है, ठीक है। इंजैममेंट में क्या होता है, इंजैममेंट में क्या होता है कि अगर कोई लाइन है और दूसरी लाइन में, एक लाइन में मीनिंग नहीं खत्म हो रहा है, जैसे मैं कहूँ जीता था जिसके लिए, यहाँ पे बात नहीं बन रही है तो दूसरी लाइन बोलनी पड़ेगी। जिसके लिए मरता था, यहाँ भी बात नहीं बन रही है तो तीसरी लाइन पड़ेगी। एक ऐसी लड़की थी, फिर यहाँ भी बात नहीं बन रही है तो फिर चौथी लाइन पढ़ी जाएगी, ठीक है, जिसे मैं प्यार करता था। तो अब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ये इंजॉयमेंट हो गया, मतलब चार लाइन में चौथी लाइन में जाके मीनिंग कंप्लीट हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड स्टॉप में पहली लाइन में ही मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, स्मिता ने देखिए एक लाइन ऐड किया है कि फ्रांसिस जेफरी ने ये बात कही थी एडिनबर्ग रिव्यू में कि दिस विल नेवर डू। बिल्कुल, बहुत सही स्मिता, अच्छा प्रयास है। चलिए, कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस हमने बनवाने, जैसे क्वेश्चन टाइपिंग होती है, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ फैक्ट्स जो हैं दिए जाते हैं तो सामने वाला भूल जाता है, या कभी कई बार क्या होता है कि राइटिंग ना समझ में आए तो वहाँ मिस्टेक हो जाता है, या कई बार छूट जाता है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ता हूँ कई बार तो मुझे लगता है अरे इसमें तो कुछ और चीज़ें दी गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितना भी मैंने फैक्ट दिया है इससे भी और ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। अगर एक बार आप उन्हें सर्च कर लो, एक बार उन्हें अपने नोट से पढ़ लो, फिर से मिला लो, फिर से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, और देखते हैं कंसीडर द गिवन पार्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कंसीडर करना है, पढ़ना है भाई, देखना है, मिलाना है कि सिनोनिम एंटोनिम कौन है, और उसके आधार पर बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से देखिए और आपको बताने की कोशिश करनी है कि किससे किसको कनेक्ट करें। जल्दी से बताइए जी, इस क्वेश्चन में क्या आपको लग रहा है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जब आप इसको देखेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे क्या हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो एंटोनिमस है, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा वो डी आंसर विल बी द राइट वन। सारे सिनोनिमस हैं और बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स, बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स लाने की कोशिश की गई है आप सभी के लिए, कि अगर आप में से, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लगभग बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सारे वर्ड्स के मतलब नहीं पता होंगे, ठीक है। और ये कोशिश सिर्फ इसीलिए की गई है कि आप एक बार जो है प्लीज ईमानदारी से पढ़ाई कर लें। ये जो वर्ड्स हैं इनको तो पढ़ें ही, और प्लस साथ ही साथ जो आपको पढ़ाया गया उसे रिवाइज करें। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नहीं ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है दीपक जी कि आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं, सबको स्वीकार करना होगा और अपनी कमियों को दूर करना होगा। कमियां नहीं है, मतलब अपने आप को बेहतर बनाना होगा। पूरा भारत ऐसे ही तैयारी कर रहा है जैसे आप कर रहे हो। बिल्कुल इजी टाइप का बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बच्चों की तरह हो गया, अरे ये मार दिया, तुक्का मार दिया, या आसानी से आपने मार दिया, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। अगर एक आपसे सिंपल सा एक वर्ड का पूछूंगा तो आप बता ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपसे ये नहीं प्रयास है कि आप क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन में प्रयास सिर्फ इतना ही है कि आप इससे सीख लो। आपको जवाब आता हो ना आता हो कोई बात नहीं है,
लेकिन प्रयास ये है कि जब आप इसको पढ़ो तो ईमानदारी से कम ये आप कम से कम इतने वर्ड्स तो आपको तैयार ही कर लो, ये बस कोशिश है। ठीक है, ये यहाँ पे एक मॉरिबंड वर्ड है, बहुत ही शानदार वर्ड है, डाइंग या एट द पॉइंट ऑफ, ठीक है, डेथ। ठीक है, जो मृत्यु का अंतिम समय होता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, बहुत शानदार शानदार वर्ड है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इन वर्ड्स को देखें, लिखें और प्रैक्टिस करें। अच्छा अच्छा, छाया कह रही कि जो मैं रॉन्ग करती हूँ उस पर कमेंट नहीं करती हूँ। चलो जी, बहुत अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन है, कौन सा ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है, जानबूझ के कुछ आसान क्वेश्चन डाले गए थे ताकि आप लोग डर ना जाओ और कुछ क्वेश्चन के जवाब बहुत आसानी से आप दे सको। तो क्या बी आंसर इसका सही होगा, जल्दी से बताना, इनकोहेरेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, INCOH, तो H के बाद क्या आएगा, INCOM आ जाएगा। ठीक है, एकदम सही है। फिर उसके बाद INC के बाद सीधे सीधे U आ गया, U आ जाएगा, फिर IND आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम क्लियर है, आपका बी आंसर विल बी द करेक्ट वन। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन समझ में आते हैं। ये एक नए प्रकार का, मैंने फिर देखो, मेरा प्रयास है कि मैं खूब क्रिएटिविटी दिखाऊं ताकि आप इसी बहाने पढ़ो। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच विद द रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। जब आप कोई एक पहला वर्ड है दूसरा उसका एंटोनिम है, जो पहला वर्ड है दूसरा उसका क्या है, पहले वर्ड का दूसरा क्या एंटोनिम है। अब आपको देखना है कि कौन सा जो है एंटोनिम का समूह नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान दें, रिसीड, रिसीड का मतलब होता है बैक होना। ठीक है, तो एडवांस का मतलब आगे जाना। किंडल का मतलब, किंडल का मतलब किसी चीज को किसी चीज के लिए इंस्टिगेट करना कि ऐसा करो। इंस्टिंग्विश का मतलब दबा देना, नहीं ऐसा मत करो। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो, शैलो, शैलो का मतलब उथला हुआ, फेसाइल का मतलब क्लियर। तो अब ध्यान दो, आप ध्यान दो और बताने की कोशिश करना है कि इसमें से कौन सा जो है वास्तव में नहीं है। तो शाइलो का मतलब यहाँ पे जो, अब देखो लेनियंट का मतलब आप सभी को पता है कि बहुत जो अच्छा हो, ईमानदार आदमी होता है, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही आज्ञा पालन करने वाला। ठीक है, सीधा आदमी, हार्श का मतलब हो। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना, यही वाला गड़बड़ है। ये जितने भी तीन हैं, ये तीनों एंटोनिमस हैं। जो सी वाला है वो एंटोनिमस नहीं है। ठीक है, क्योंकि शैलो का मतलब क्या होगा, अगर कोई चीज उथला है तो उसका मतलब डीप होना चाहिए। ठीक है, और फेसाइल का मतलब भी उथला होता है, जो एकदम सामने से क्लियर। ठीक है, तो ये चीज है भाई, तो ये चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सी आंसर होगा दैट विल बी द इनकरेक्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताना है, समझ में आ रहा है सभी को। चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज मिसमैच्ड एंटोनिम। अब की बार दो दो वर्ड आपको दे दिया गया कि अब और सीखो आप। ठीक है, अब ध्यान दें, मुझे श्रीपति जी का लगता है कोई कोड लिख रहे हैं, 95 का 4444। चलो जी, इंडोर, इंडोर्ड विद आपने सुना होगा। हम्म, तो अब ध्यान दें, इंडोर्ड विद का इनरिच बता रहा है। ठीक है, अब जल्दी से देखना है आप लोग को और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे मिसमैच्ड एंटोनिम है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे एंटोनिम नहीं है। हम्म, ठीक है, ओवर्ट का मतलब इंप्लाइड फर्टिव, एकॉर्ड का हार्मोनाइज स्क्वायर। ठीक है, और स्प्रेड का मतलब एक्सटेंड। ठीक है, डिसेमिनेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है कि जो डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन स्प्रेड का क्या हो जाएगा। अगर स्प्रेड का आप देखते हैं तो स्प्रेड का मतलब फैलाना होता है, और एक्सटेंड का मतलब भी फैलाना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर जो है वो सिनोनिमस है,
और इसलिए जो है यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे डी वाला जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं और ध्यान दें यहाँ पे, विच इज मिसमैच्ड एंटोनिम ग्रुप। यहाँ पे कौन सा जो है मिसमैच्ड एंटोनिम ग्रुप है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हुआ भैया, बहुत जिद्दी टाइप का पर्सन है। ठीक है। तो प्लायबल मतलब जिसको बहुत आसानी से अपने तरीके से आप ढाल लो। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो जिद्दी का उल्टा मतलब जैसे अपने तरीके से चाहो कर लो। जिद्दी आदमी नहीं है तो उल्टा हो गया ये। प्रोफेन, प्रोफेन मतलब वो चीजें जिसको मानी जाती है कि ये जो है प्रोफेन है। ठीक है। तो यहाँ पे सीमा यादव सही कह रही हैं कि कार्ड का मतलब हार्मोनाइज और स्क्वायर सही है। तो यहाँ पे सिनोनिमस वर्ड दो हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है सीमा, यहाँ पे दो सिनोनिमस हो गया है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डी मारा है तो करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ और देखो, प्रोफेन का कॉन्सिक्रेटेड हैलो, अनस्टेबल का स्टीडी, और लेंड का फर्निस बेस्टो। तो यहां पे ध्यान दे कि जो लेंड का मतलब क्या होता है। लेंड का मतलब क्या होता है कि आप किसी को कोई चीज देते हैं। फर्निश का मतलब भी देना हुआ। ठीक है। तो अब इसका उल्टा होना चाहिए ना कि आप नहीं देना चाहते हो, यानी आप यदि ले लो या तो रिफ्यूज कर दो। ठीक है, या अपने पास उस चीज को बनाए रखो। तो रिटेन हो सकता है, बारो हो सकता है। तो ये रिफ्यूज हो सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये होगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा आप लोग को भाई प्रैक्टिस करना होगा, आसान बिल्कुल नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ करेक्टर एंड इट्स वर्क इज नॉट करेक्ट। जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है। क्या जस्टिस प्ले जो है उसमें हेक्टर फ्रोम है, आप सभी को बताना है कि नहीं है। लॉयल्टीज में ओल्ड जैकब ट्विस्डेन हैं कि नहीं है। सिल्वर बॉक्स में जॉर्ज डेडमंड हैं कि नहीं है। और स्किन गेम में स्क्वायर हिल क्रिस्ट हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सिल्वर बॉक्स में ये नहीं है करेक्टर। और आप सभी को पता होगा द फ्यूगिटिव में ये करेक्टर है, द फ्यूगिटिव। ठीक है, तो ये उसका ये करेक्टर है। ठीक है, करना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो है कौन सा करेक्टर सही नहीं है, कौन सा लाइन जो है सही नहीं है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। पहले का मैचिंग जो है वो नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। और आप देखिए जो बाकी ऑप्शंस हैं वहां पे आपको बताने हैं, आपको बाकी ऑप्शन में बताने हैं कि कौन सा यहाँ पे मिस मैच है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फास्ट, वेरी फास्ट, जल्दी करिए, बताना है सभी को। तीसरी वाली लाइन जो है वो कहाँ से ली गई। तीसरी वाली लाइन बता रहे हैं श्रीपति जी की गलत है। ठीक है, श्रीपति जी का कहना है कि जो ब्यूटी इज नेचर्स क्वाइन है, मस्ट नॉट बी होल्डेड बट मस्ट बी करेंट। ये जो लाइन है ये वास्तव में कामस की लाइन है। ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो यहाँ पे जो है ये कॉमर्स की लाइन हो जाएगी। क्या आप में से कोई ऐसा वीर है, आप में से कोई ऐसा वीर है जिसने पहली वाली लाइन को सर्च करने की कोशिश की हो और ये प्रयास किया हो कि ये कहाँ की लाइन है, क्योंकि इसका लाइन जो है यहाँ पे नहीं दिया गया था। क्या आप में से किसी ने प्रयास किया है? एनीवन हु हैज ट्राइड, जल्दी से बताना है। ये वास्तव में पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। अभी ऑप्शन बहुत अच्छा, रुचि कुमारी के लिए तालियां हो जाए।
बहुत अच्छा। सीमा यादव जो कह रही हैं कि सर पहली और दूसरी लाइन को मिला के ये है। बहुत अच्छा प्रयास है। मिस टाइप हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। देखो यही सब चीज है। यही देखो, इस तरह से जब आप प्रयास करोगे तो फिर आनंद आ जाएगा। ये जो पहली और दूसरी लाइन है उसको मिलाया गया है तो ये एक ऑप्शन बना है। तो थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। ठीक है, ये तो सर क्लियर था। नहीं, क्लियर तो था, लेकिन मैंने आपसे पूछा था ये बताओ पहला वाला, मान लो ये अलग अलग हमने ऑप्शन दिया। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन बना है वो जानबूझ के जो है, अब जो हमारे हिसाब से क्वेश्चन है यहाँ पे ए बी सी डी है, चार ऑप्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया पहला वाला लाइन कहाँ से है, तो आपको ये जवाब देना है ना कि ये पहली वाली लाइन इससे है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो आपको ये बताना था। नहीं, चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है दैट विल बी फ्रॉम कॉमर्स जो लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 जो है उस पे चलते हैं और देखते हैं। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बी बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन द हम्बल टूथ फ्रॉम। ये जो है वास्तव में एग्जैक्टली एक क्वेश्चन था कहीं पे, वहीं से इसको लेने की कोशिश की गई है। इसका आंसर होगा रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है, रॉबर्ट बर्न्स। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं कोशिश करता हूं, क्या आप लोग की यदि परमिशन हो तो मैं, अब चूंकि जो क्वेश्चंस हैं बहुत थोड़े बचे हैं, तो उसको आज ही कंप्लीट कर दें। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। 21 क्वेश्चंस हैं, क्या उसे कंप्लीट कर लें? सीमा यादव कह रही है कल। चलो ठीक है, हड़बड़ी नहीं करते हैं, ठीक है। टू द सेम। अच्छा, कोई कह रहा सर अभी कर दो। चलो सीमा, आप 10 मिनट के लिए रुक जाओ, कर लेते हैं। अच्छा, प्रीति शुक्ला कह रही है डिनर रेडी करना है। तो प्रीति आप जवाब मत दीजिएगा, कर लेते हैं बहुत फटाफट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। और जो भी ऑप्शन मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि क्या मुझे कुछ ज़्यादा समझाना है यहाँ पे। तो समझाने वाला ज़्यादा नहीं है। समझाने वाला ज़्यादा नहीं है, सीधे सीधे लाइंस हैं। ठीक है, बस आपको बताना है कि कौन कहाँ से है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कर लेते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं और देखते हैं। जल्दी से आप लोगों को फटाफट मैं करूंगा, जल्दी जल्दी देखते हैं। यस, विच पेयर इज मिसमैच? तिरजा रिमा जो है, क्या इसे डिवाइन कॉमेडी में यूज किया गया है? जल्दी जल्दी आपको बताना है। राइम रॉयल किंग स्क्वायर में यूज किया गया है। ओटावा रिमा जॉन डॉन जॉन में यूज किया गया है। स्पेंसरियन स्टैंडा क्या कैंटरबरी टेल्स में यूज किया गया है? जल्दी से आपको देखना है और बताना है। तो ये वास्तव में जो आंसर होगा वो देखते ही आपको बता देना चाहिए, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स में जो है राइम रॉयल यूज किया गया है। और आप सभी को पता है कि जो आपके चासर हैं, इन्होंने राइम रॉयल को यूज करने वाले बड़े राइटर, पहले राइटर यही है जो 7-9 की होती है। तो इसलिए जो है ये आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सीधे ही देखते मार देना था। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए कि सीक्वेंस, मीटर का सीक्वेंस आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ट्रोकी क्या है? अनस्टेस्ट स्टेस्ट। ठीक है, एनापिस्ट। आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत होगा। जल्दी से फास्ट प्रयास करिए आप लोग। तो आप सभी को पता है कि अनस्टेस और स्टेस हमेशा जो होता है वो आयम्ब होता है। कौन होता है? आयम्ब होता है। यहाँ पे गलती से टोकी दे दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे स्टेस अनस्टेस्ड होता है टोकी में। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर चलना है। विच पेयर इज नॉट करेक्ट इन सीक्वेंस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच? अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो कौन सा इसमें जो है सही नहीं है? फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। पढ़ने की कोशिश करिए आप लोग। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा इसमें गलत आपको लग रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये वास्तव में जो पहला वाला ही ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो यहीं पे जो क्रैडल वर्ड है ना और जो ग्रेव है, ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। क्रैडल रिप्रेजेंट करता है किसको जी? क्रैडल रिप्रेजेंट करता है किसी के जन्म को।
और ग्रेव रिप्रेजेंट करता है मृत्यु को। तो ये मिटोनमी है, न कि सिनेक्डकी है। ठीक है, ये मिटोनमी है। तो ये मिटोनमी है, तो इसलिए यहाँ पे ये सही होगा आपका मिटोनमी ऑप्शन, और सारे जितने हैं सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। ट्रांसफॉर्म द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। असर्टिव में बनाना है, बहुत आसान है। यहाँ ध्यान दें, असर्टिव में क्या होगा, इट इज अ वेरी प्रेटी फ्लावर। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। रिमूवल ऑफ टू है, तो द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, या न्यू तो क्या हो जाएगा, न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से आपको देखना है और बताना है कि क्या बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यस, बी वन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। आपको एडवर्ब क्लॉज बताना है। यू मस्ट गो वेदर ही कम्स और नॉट। ठीक है, तो ये कंडीशन एक बताई जा रही है कि चाहे वो आए चाहे ना आए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होगा। मुनियन जी कह रहे हैं डायरेक्ट हिट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 107। अब फास्ट में चलने लगा हूँ। स्लॉग ओवर में बहुत तेज बैटिंग होती है, आप सभी को पता है ना। चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दे कि टेल मी द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर बर्थ। तो कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, आपको कंजंक्शन यूज करना है। तो टेल मी व्हेन एंड वेयर यू वर बॉर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं। चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ये कंडीशनल सेंटेंस है और बताना है कि कौन वाला सही होगा यहाँ पे। तो इफ आई हैड मनी, आप इसको पढ़ो, देखो ये वास्तव में क्या है, ये कंडीशनल टाइप 3 नहीं है, कंडीशनल टाइप 2 है। और कंडीशनल टाइप 2 में क्या होता है, जो पहला वाला सेंटेंस होता है वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होता है, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ध्यान दें आप यहाँ पे, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 में अंतर है। कंडीशनल 3 में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और जो दूसरा वाला होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन ध्यान देना है, तो कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3 में अंतर है, तो ये टाइप 2 है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। तो यहाँ पे क्या बी ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप सभी को बताना। यस, बी विल बी द राइट। तो बी विल बी राइट। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब कोई और हैड के बाद वर्ब नहीं आया, इसका मतलब हैड ही वर्ब है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर चलते हैं। द सोर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले विंटर्स टेल। विंटर्स टेल का सोर्स क्या है जी, तो आप सभी को बताना है। रॉबर्ट ग्रीन का पेंडोस्टो है। ठीक है, पेंडोस्टो याद रखना आप सभी को। हर प्रकार के माइनर मेजर सारे वर्क से क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु सेड इट, किसने कहा। हाउ पुअर आर दे हैव नॉट पेशेंस, व्हाट उन डिड एवर हील बाय द डिग्रीज। किसकी लाइन है, जल्दी से बताना है आप सभी को कि ये किस क्वेश्चन नंबर 110 जो है वास्तव में किसकी लाइन है। किसकी लाइन है, तो ये ओथेलो की लाइन है क्वेश्चन नंबर 110 में। और ये जो लाइन है ये ओथेलो की है कि यागो की है। बहुत सही, ज्यादातर लोग सही बोल रहे हैं। देखो मैंने ओथेलो बोला तो कुछ लोग ओथेलो बोलने लगे, ऐसा मत करो जी। यागो की लाइन है, मैं तो जानबूझ के आप लोग को भ्रमित कर रहा हूं कई जगहों पे, ताकि आप भ्रम में हो जाओ। कोई बात नहीं दीपक जी, आप बाद में देख लेना। ठीक है, ओथेलो प्ले का नाम है और कैरेक्टर का नाम है यागो। द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी जो डार्क फ्लावर है ये किसका है, ये क्या है, किस प्रकार का है, तो भैया एक लव नावल है। ये लव नावल है, रोमांटिक लव नावल है। होम मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोइट्री। किसको मिल्टन अपना मास्टर समझते हैं, तो आप सभी को बताया था मैंने, स्पेंसर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा आपको करेक्ट नहीं लग रहा है। ये वर्ड्सवर्थ के डिफरेंट पोएम्स हैं। बहुत से कुछ पोएम ऐसे हैं जो आप अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, बस पोएम का नाम ही याद कर लेना। ठीक है, हाँ पोएम का नाम ध्यान दे यहाँ पे। और पोएम का नाम ध्यान, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे यहाँ पे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ये पोएम का नाम है। यहाँ पे इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग है, ये पोएम का नाम है। यहाँ टिटन नबी है और द हार्ट लिफ्ट्स अप यहाँ पे है। तो अब जल्दी से देखना है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, क्या ये लाइन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 113 जल्दी से देखना है और बताना है। तो यस, ये इसकी लाइन है।
इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग में क्या ये लाइन है? दाई नेचर इज नॉट देयरफॉर लेस डिवाइन। क्या ये सही है? जल्दी से देखना है और बताने की कोशिश करना है। यस, ये भी सही है। एंड आई कुड विद माई डेज टू बी, ये वास्तव में जो तीसरी लाइन है ना, देखो ये बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, ठीक है, ये तो माई हार्ट लिप्स अप से है। तो ये जो एंड कुड, ठीक है, विद माई डेज टू बी, यही इसका नहीं है, ये टिंटन अभी का नहीं है। तो किसकी लाइन है? माई हार्ट लिप्स अप की लाइन है। ठीक है, ये ध्यान देना आप सभी को। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये रेनबो या द माई हार्ट लिप्स अप की लाइन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर यहाँ पे मिसमैच्ड है देखना है। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, एंथिसिस, क्या ये एंथिसिस का एग्जाम्पल है? एकदम सही है जी। ही वॉज फॉलन एस्लीप, यूफेमिज्म की एग्जाम्पल है ये, एकदम सही है जी। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यही गड़बड़ हो गया, क्योंकि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी को स्पाइस बोला गया, एकदम क्लियर है। जब किसी चीज को क्या बोला गया है, दोनों एक ही जगह नजर आए, तो इसका मतलब वो मिटोनमी ना होके क्या हो जाएगा? मिटोनमी ना होके क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन कहाँ से हो गया जी? तो ये मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 115 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड देयर सब्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको देखना है कि ये सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग, इंट्रोस्पेक्शन, एकदम सही है। अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एनेक्डोट, एकदम सही है जी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, यही गड़बड़ है। ठीक है, सी यूथेनेसिया होता है, आप सभी को पता है। जब कोई व्यक्ति, एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, एक मूवी है जिसका नाम है गुजारिश, जिसमें ऐश्वर्या राय है। तो ऋतिक रोशन एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है, यूथेनेसिया, उसको चाहिए लेकिन नहीं मिलता है क्योंकि भारत सरकार नहीं देती है। पैनेसिया नहीं है श्रीपति जी, पैनेसिया तो रामबाण हो गया, ये यूथेनेसिया है। तो यूथेनेसिया में क्या होता है कि आपको इच्छा मृत्यु, जैसे आप कोई बीमारी से पीड़ित हो, रोज आपको पेन हो रहा है, जैसे कोई कुत्ता है और ऐसी बीमारी से पीड़ित है, पूरा उसका बॉडी जो है उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो ऐसे कुत्ते को लोग इंजेक्शन देके मार देना पसंद करते हैं। ठीक है, ना कि इसकी बजाय उसकी दवा कराएं, क्योंकि वो हमेशा जिंदगी भर कष्ट में रहेगा। तो ये हुआ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, ये फिर एक प्रकार से जो है आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही हो गया। हम्म, तो यहाँ ध्यान दे, आई स्मॉल इनक्लोजर फॉर द कैटल, ठीक है, ये पेन होगा, पेन। तो बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। टू कास्ट टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस इन बैटल, अलग अलग जगहों पे जो नियुक्त किया जाता है, तो उसके लिए डिप्लॉय हो गया। वन हु फोर्सिबली सीजेज कंट्रोल ऑफ अ बस एंड एन एयरक्राफ्ट, हाईजैकर होते हैं ये। म्यूजिक संग आर प्लेड एट द नाइट बेलो और पर्सन विंडो, ये सेरेनेड हो गया। क्लियर है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बहुत ढेर सारी चीजें यहाँ आपको सिखाने की कोशिश की गई है, पता नहीं कितना सीख रहे हैं ये आप जाने। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, 1117 पे। फाइंड आउट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर आपका स्टेट, ये आपका वही है, सब्स्टिट्यूशन है, सारे सब्स्टिट्यूशन वाले एक साथ आ गए। अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी होता है, तो दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, बी सी वाला अपने आप कट गया। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, अगर कोई भी चीज बाद में लिखा जाए साइन के बाद, तो उसको पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा अपने आप ही। दो क्वेश्चन को मिला लो, दो ऑप्शन को मिला लो, यहीं से सही हो जाएगा। तो ए विल बी द राइट वन। गांधी जी ने इसके लिए एक स्टेटमेंट भी बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? फिर सब्स्टिट्यूशन है। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, इंपेरियलिज्म, एकदम सही है। अब इंपेरियलिज्म में यही होता है कि लगातार आप प्रसार करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द चीफ, ठीक है, चीफ गुड, यही गड़बड़ हो गया। जो मानता है कि प्लेजर ही सब कुछ है, वो एब्स्टेमियस नहीं होता, वो तो इन चीजों से दूर रहता है, तो हेडोनिस्ट होता है या हेडोनिस्टिक होता है। ठीक है, तो हेडोनिस्ट होता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बाकी दो ऑप्शन में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर डिक्टेटर के द्वारा होगा तो ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट होगी, और जो है नफरत करता है लोअर सोशल पोजीशन, उसको चुनाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 119, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन एज पर गिवन एनालॉजी, आपको देखना है एनालॉजी के हिसाब से। जैसे फूड
स्टमक में काम करता है, उसी प्रकार से फ्यूल जो है इंजन में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 120 की ओर चलते हैं और देखते हैं जी। इन हिज हैंड द थिंग्स बिकम अ ट्रम्पेट, ठीक है, व्हेन शी ब्लीव आउट एनिमेटिंग स्ट्रीम। बहुत बेहतरीन लाइन है, ये किसकी लाइन है? वर्ड्सवर्थ की लाइन है। किस पोएम की लाइन है? बहुत ही फेमस लाइन है भैया। पोएम का नाम यदि आप लोग बता देंगे तो मन खुश हो जाएगा। प्रीति शुक्ला के लिए तालियां हो जाए। स्कॉन नॉट द सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ, बहुत ही बेहतरीन लाइन है। और यहाँ पे जो द थिंग है, ये कौन है? द थिंग, द थिंग का मतलब है सोनेट। और ये किसके लिए आया है? ये मिल्टन के लिए आया है। बहुत अच्छा जी, मिल्टन के हाथों में सोनेट का ये हो गया। बहुत अच्छी कोशिश। मुझे प्रीति शुक्ला पे बहुत वो लग रहा है। देखो, प्रीति शुक्ला ने कहा मेरा डिनर रेडी है, डिनर रेडी करने जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुक गई। इन्होंने कहा नहीं, सर के साथ क्वेश्चन पूरा करके ही हम डिनर करेंगे। करेंगे नहीं, कराएंगे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लगातार मुझसे सुनने की इच्छा रखते हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को बता दूं। भाई सबको हमारी वजह से आपने भूखा रखा होगा, नाराज मत करिए घर वालों को। मैंने कहा कि ईयरफोन लगा लीजिए और सारी चीजें करके कैसे भी करिए, पढ़ाई करिए, लेकिन घर वालों को किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्रीपति जी कह रहे मेरा तो सामने रखा हुआ है। अच्छा चलो, कोई बहुत त्याग कर रहे हैं। चलिए जी, तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द लेक्चर। क्या सभी को आनंद आया? हमने कोशिश, देखो आप खुद ध्यान दो कि कितना ज्यादा, इतने में तो हम 4 पेपर बना लेते। जो आप बाहर के क्वेश्चन पेपर लोग देते हैं, जो मार्केट में टेस्ट सीरीज वगैरह आ रही है, प्रैक्टिस सेट, इतने में तो 4 4 प्रैक्टिस सेट बन जाएंगे उनकी। हम्म केवल हमारे क्वेश्चन के हर ऑप्शन से एक एक क्वेश्चन ले लो, बनता जाएगा उनका। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं। तो कोशिश ये की गई है कि आपको ज्यादा ज्यादा फैक्ट दिया जाए। अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है जल्दी से जो है सारी चीज़ों को जैसे जैसे पढ़ाई जाती जा रही हैं उनको रिवाइज करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, नोट करते जाएं। ठीक है, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से प्रयास करें, सारे सिनोनिमस एंटोनिमस वर्ड्स को तैयार करें, ज़्यादा 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 कोशिश करें। इसी के साथ आज की क्लास एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। एग्जाम आपका फरवरी से पहले होने के कोई आसार नहीं है, आप लोग ये मान के चलो। ठीक है, फरवरी से पहले होने के कोई आसार नहीं है। खूब जम के तैयारी करो ताकि फरवरी तक सारी चीज़ें याद हो जाएं। बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बहुत प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, तो आप सभी के पास बहुत अच्छा अवसर है। क्योंकि मैं फरवरी इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये जो जितने भी नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, मेयर वगैरह के, वो सब अभी चुनाव चल रहे हैं। अभी कई जगहों के, जैसे हमारे तरफ के, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं कि कब होने हैं। प्रोबेबली लग रहा है शायद वो जनवरी में जाएगा। तो जनवरी तक तो यही सब चुनाव वगैरह होगा। तो इसलिए आप मान के चलो कि ये आपका जो है समय ले ही लेगा। फरवरी तक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये अगले साल जो है मई में भी चला जाए, अप्रैल मई में। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, द न्यू लेक्चर। कल की क्लास आप सभी की प्रोबेबली मान के चलें कि 6 बजे से होगी। यदि किसी कारणवश लेट होता है तो मैं बता दूंगा। अभी तक 6 बजे मान के चलें। सभी को गुड नाइट।